साल 1972 की गर्मियां, न्यू मैक्सिको का चाको कैनियन। यहाँ की धरती गर्म है, पत्थर मानो जल रहे हैं और आसमान से जैसे आग बरस रही है। इसी तपती धूप के बीच में 3 मिस्टीरियस हाइकर्स कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी उनमें से एक के चेहरे पर एक ठंडी हवा की लहर लगती है जो सामने की एक संकरी सी दरार से आ रही थी। इस रेगिस्तान में बाहर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर था, लेकिन उस दरार के भीतर घुसते ही तापमान सीधे 72 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जैसे किसी ने वहां पर एसी चला कर रखा हो। अब अंदर घुसते ही उनके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि कांच जैसा फर्श है। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां हैं, फर्श पर टूटे बर्तन, लोहे के औजार और कुछ ऐसे हथियार जिनकी डिजाइन किसी भी ज्ञात सभ्यता से मेल नहीं खाती, मानो उन्हें किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया हो। और वहीं पर एक चीज जो बाकी हर चीज से अलग थी, एक छोटा सा गोल कंपास जैसा ऑब्जेक्ट जिस पर खुदे थे कुछ अजीब और रहस्यमयी सिंबल्स, वो भी ऐसी भाषा में जो इंसानों की किसी भी लैंग्वेज से मेल नहीं खाती। लेकिन इन सबसे भी रहस्यमयी जो चीज थी ना, वो था इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल। ये एक ऐसी धातु से बना था जिसके बारे में हम इंसानों को कोई भी जानकारी नहीं है, ना तो हमें उसका नाम पता है, ना ही कोई सोर्स। जैसे ही इन हाइकर्स को ये चीजें दिखी, उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को इसके बारे में जानकारी दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अगले 48 घंटों के अंदर वहां ना हाइकर्स रहे, ना गुफा रहा, बल्कि पूरे इलाके को अमेरिका की सबसे सीक्रेट एजेंसी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने घेर लिया। जगह को क्लासिफाइड कर दिया गया और वहां छुपे इन रहस्यमयी एलियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया द प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो। NSA ने महीनों तक उस गुफा को एक्सप्लोर किया, हर आइटम को डॉक्यूमेंट किया और उन सारी एलियन टेक्नोलॉजी को जब्त कर लिया, जिसके बाद उस रहस्यमयी गुफा के दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। पर अभी अमेरिका के सरकार को भी अंदाजा नहीं था कि अभी भी उन रहस्यमयी गुफाओं में एक ऐसा राज छिपा है, एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी छुपी है जो उनके और इस पूरे दुनिया के भविष्य को बदल सकती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी और रहस्य जो स्पेस में लाइट स्पीड ट्रैवल से लेकर समय यानी कि टाइम ट्रैवल तक करने की क्षमता रखती है। तो साल 1972 में अमेरिकी सरकार द्वारा उस रहस्यमयी गुफा को बंद करने के 21 साल बाद कुछ अजीब हुआ। साल 1994 में रेगिस्तान के इस इलाके में एक पिन पॉइंट जगह पर एक छोटा सा भूकंप आया, जिसने यहाँ एक लैंडस्लाइड ट्रिगर की, जिससे कई चट्टानों ने हिलकर अपनी जगह बदल ली। और तभी एक और रहस्यमय गुफा का दरवाजा सामने आया, एक रेक्टेंगुलर दरवाजा, बिल्कुल सीधा, बिना किसी दरार के, परफेक्टली सिमेट्रिकल और देखने में काफी मिस्टीरियस, मानो उस भूकंप ने किसी दूसरी डायमेंशन, किसी दूसरे यूनिवर्स का ही दरवाजा खोल दिया हो। अमेरिकी सरकार को जब इसकी भनक लगी ना, तो उन्होंने NSA को दोबारा यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था। इस रहस्यमयी गुफा की एक्सप्लोरेशन में अब एक और एजेंसी NSA के साथ शामिल हुई थी और उस एजेंसी का नाम था ACIO यानी कि एडवांस्ड कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम है ऐसी टेक्नोलॉजी पर स्टडी करना जो इस धरती के नहीं है। अब जब NSA और ACIO की टीम इस गुफा के अंदर पहुंची तो वो हैरान रह गई। इस गुफा के अंदर बने चेम्बर्स ऐसे थे मानो यहाँ की चट्टान को किसी तरह मेल्ट करके उन्हें बनाया गया हो। दीवारें इतनी स्मूथ कि मानो एटम्स की लेयर तक लेजर जैसी टेक्नोलॉजी से पॉलिश्ड की गई हो। सिंबल्स दीवार से बाहर नहीं बल्कि अंदर से ग्लो कर रहे थे, जैसे पत्थर में ही उन्हें अंदर की ओर से लिखा गया हो। और गुफा में ऊपर नीचे जाती एक स्पाइरल शाफ्ट जिसके हर कुछ मीटर पर एक साइड चेंबर मौजूद है। अगर सभी चेंबर्स को काउंट करो तो टोटल 23। हर चेंबर में स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स है, ऐसे पिगमेंट्स जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन कोई पहचान नहीं पा रहा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ऐसी फ्रीक्वेंसी पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे इंसान सुन ही नहीं सकते, और स्टार मैप्स जो हमारी नून गैलेक्सी से मैच नहीं होते। लेकिन चेंबर 23 में जब ये लोग गए तो वहां उन्हें कुछ अलग मिला, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक छोटा सा ऑप्टिकल डिस्क, देखने में सीडी जैसा लेकिन मोटा, और मटेरियल ऐसा जो ना कांच का था ना क्रिस्टल का। और आखिर इस सीडी में क्या है? वेल, इसका राज जुड़ा है 2 स्टूडेंट से।
साल 1996 की गर्मियों की दोपहर चाको कैनियन से कुछ मील दूर दो कॉलेज स्टूडेंट्स ट्रेल पर चलते हुए एक अलग सी चमक को नोटिस करते हैं। रेगिस्तान की रेत में आधी दबी हुई एक धातु की बॉक्स जो रोशनी में अजीब तरीके से चमक रही है। इसकी थैली सोने और चांदी की स्वर्लिंग पैटर्न से बनी है जो देखने में किसी प्राचीन आर्टिफैक्ट जैसी नहीं बल्कि किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसी लगती है। दोनों स्टूडेंट्स जैसे ही उसे उठाते हैं ना, दोनों एक साथ ही बेहोश होकर गिर जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है वो एक अलग दुनिया में होते हैं जहां उनके पांव एक ठंडी चिकनी जमीन पर थे। वो महसूस कर सकते थे कि वो किसी विशालकाय सुरंग में चल रहे हैं। एक रहस्यमयी अजीब संरचना वाले दरवाजे और गुफाएं, हवा में एक अजीब सी नमी थी, दीवारों से सिंबल्स चमक रहे थे और दूर से खुद उनके ही कदमों की गूंज आ रही थी। ये सब कुछ एक सपने की तरह था। बस ये सपना ये दोनों स्टूडेंट्स एक साथ एक ही समय पर देख रहे थे। उन्होंने उस जगह को देखा जहां वो कभी नहीं गए थे और एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, ये वही चेंबर्स थे जिन्हें मैक्सिको के चाको कैनियन में कुछ साल पहले खोजा गया था और सरकार ने उसकी एलियन टेक्नोलॉजी और रहस्यों को दुनिया से छुपा लिया था। पर आखिर इस शाइनी बॉक्स में ऐसा क्या है जिसे छूते ही ये दोनों स्टूडेंट्स उस मैक्सिको की गुफा का इल्यूजन देखने लगे। तो देखो, दोनों स्टूडेंट्स जब इस इल्यूजन से बाहर निकले और होश में आए तो वो काफी डर गए थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो एलियन जैसी दिखने वाली चीजें और दुनिया जो उन्होंने अभी देखी वो रियल है। जिसके बाद जैसे ही उन दोनों को होश आया वो काफी घबरा गए, पर अब वो समझ गए थे कि ये बॉक्स कोई साधारण चीज नहीं है, इसमें कोई तो रहस्य छिपा हुआ है। जिसके बाद वो बिना हाथ लगाए वापस उस बॉक्स को उठाते हैं और अपने प्रोफेसर के पास ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर उसे छूता है कुछ नहीं होता, कोई विजन, कोई रिएक्शन नहीं, मानो वो बॉक्स जानबूझकर उसे उस रहस्यमयी गुफा का दरवाजा नहीं दिखा रहा था। जो भी हो, प्रोफेसर ने इस बॉक्स के मेटल को एनालाइज करने का फैसला किया और तभी उसे एक शॉकिंग चीज पता चली। ये बॉक्स भी ऐसे मेटल से बना था जिसके बारे में हमारे पास कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं है। और इसके बाद जब प्रोफेसर ने ध्यान से देखा तो वो और घबरा गया क्योंकि इस बॉक्स पर एक डरावनी सी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जब प्रोफेसर को ये शब्द समझ में नहीं आए तो उन्होंने भी वही गलती की जो मैक्सिको के रेगिस्तान में पहली बार उस दूसरी डायमेंशन की गुफा का दरवाजा देखकर उन तीनों हाइकर्स ने की थी। प्रोफेसर ने उस बॉक्स से जुड़ी रहस्यमयी बातों और डेटा को एकेडमिक नेटवर्क्स में अपलोड कर दिया और बस 4 घंटे के अंदर सरकार के फेडरल एजेंट्स उसके लैब में घुस जाते हैं। आर्टिफैक्ट जब्त कर लिया जाता है, प्रोफेसर को साइलेंस एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और उसे साफ साफ कह दिया जाता है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अगर मुंह खोला तो वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी शब्द होंगे। अब वो ऑब्जेक्ट ACIO के टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर जेमिसन नूडा के पास पहुंचता है, वही आदमी जो पिछले 2 साल से चेंबर 23 में मिले उस अजीब से क्रिस्टल जैसी दिखने वाले डिस्क को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। पर वो नहीं जानते थे कि जिस डिस्क को वो इतने सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस डिस्क में ब्रह्मांड और हम इंसानों के भविष्य के राज छुपे हुए हैं, ये नया मिला हुआ मेटालिक बॉक्स उसी क्रिस्टल डिस्क की चाबी है। तो नूडा को जैसे ही वो रहस्यमयी बॉक्स दिया गया और उसी से जुड़ी स्टूडेंट्स के छूने पर डरावने सपनों की कहानी सुनाई गई जिसमें उन्हें एक अजीब एलियन दुनिया और अजीब चेम्बर्स और गुफा दिखाई दी, ये बताया गया, वो समझ गए कि इस बॉक्स और डिस्क का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। इसीलिए उन्होंने पहले इस बॉक्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और तभी उनकी आंखें एक सिंबल पर अटक गई। वो डिजाइन उन्होंने पहले कहीं देखा था। उन्होंने तुरंत अपने डेटाबेस में जाकर चेंबर 3 की पेंटिंग कंपेयर की और पैटर्न्स मैच कर गए। वो शॉक्ड थे, लेकिन पूरा पजल तब समझ में आया जब उन्होंने उस मेटालिक बॉक्स और क्रिस्टल डिस्क दोनों को साइड बाय साइड रखकर उन पर बने सिंबल्स की अरेंजमेंट को डिकोड करना शुरू किया। अब ये ना एक सीक्वेंस था, एक स्पेसिफिक ऑर्डर जिसमें हर चेंबर की पेंटिंग में मौजूद एक यूनिक सिंबल को अरेंज किया जाना था। ये कोई लैंग्वेज नहीं थी, ये एक इंस्ट्रक्शन सेट था और इन इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए नूडा ने एक्टिवेट किया ACIO का सबसे एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर, जिसे ACIO ने कोर्टियम नाम के एलियन रेस से मिले ज्ञान की मदद से डिजाइन किया था। Z का कोर प्रोसेसिंग सिस्टम क्लासिकल बाइनरी पर नहीं बल्कि एक्सोटिक सब क्वांटम लॉजिक पर काम करता था। ये कंप्यूटर पृथ्वी के किसी भी कंप्यूटर से लाखों गुना तेज था। जब नूडा ने इन दोनों ही रहस्यमयी बॉक्स और डिस्क पर बने सिंबल्स का सीक्वेंस इस एलियन कंप्यूटर में इनपुट किया तो पहली बार Z रिएक्ट करता है और अगले कुछ ही सेकंड में उसकी स्क्रीन पर फ्लड हो जाती है हजारों लाइंस की डेटा स्ट्रीम्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टी लेयर डायग्राम्स, जेनेटिक्स के इनक्रिप्टेड कोड्स, मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशंस, सब कुछ जैसे अचानक खुल गया हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात इस डेटा को जब नूडा ने पढ़ना शुरू किया तब रिवील होती है कि ये बॉक्स और डिस्क बनाने वाली सभ्यता का नाम है विंग मेकर्स, एक ऐसी सभ्यता जो लाइट स्पीड से ट्रैवल करने से लेकर टाइम ट्रैवल करने तक की टेक्नोलॉजी अचीव कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था बल्कि था उनके ग्रह का नाम। और जब वैज्ञानिक नूडा ने वो नाम पढ़ा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। विंग मेकर्स नाम की ये एडवांस सिविलाइजेशन रहती है पृथ्वी पर, यानी ये एडवांस सिविलाइजेशन और कोई नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं, भविष्य के इंसान।
एग्जैक्ट कहा जाए तो आज से करीब 750 साल बाद के इंसान। विंग मेकर्स ने अपने इस मैसेज में आगे बताया कि उन्होंने टाइम ट्रैवल को सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए डेवलप किया था। उनके समय में एक एआई एलियन स्पीसीज ने पृथ्वी को निशाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। ये एक मशीन बेस्ड सिविलाइजेशन है जिसे कहा जाता है एनिमस। ये सिर्फ एआई ड्रिवन बीइंग्स नहीं थे, ये ऐसे एंड्रॉइड्स है जो एक ही ऑब्जेक्शन के साथ एग्जिस्ट करते थे, सोल कैरियर्स बनना, यानी उन्हें अपनी खुद की एक आत्मा चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि उनके पास ना तो ऑर्गेनिक नर्व सिस्टम था और ना ही वो ह्यूमन इमोशंस को प्रोसेस कर सकते थे। और इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने धरती की तरफ रुख किया, क्योंकि ह्यूमन डीएनए में इमोशंस का कंप्लीट गाइड होता है जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ने की चाबी है। एक ऐसी चाबी जिसके जरिए किसी जीव को ब्रह्मांड की एनर्जी से अपनी खुद की एक कॉन्शियसनेस यानी आत्मा मिलती है। इसलिए इन एआई एलियन एनिमल्स को हमारे डीएनए की सोर्स कोड चाहिए, वो ब्लूप्रिंट जिससे वो इवॉल्व कर सके। और हमारे भविष्य की सिविलाइजेशन यानी कि विंग मेकर्स के मुताबिक एनिमस एलियंस का ये पृथ्वी पर पहला विजिट नहीं था। एनिमस पहले भी 2 बार पृथ्वी पर आ चुके थे, एक बार 300 मिलियन साल पहले और दूसरी बार करीब 9000 साल पहले। लेकिन दोनों बार इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को इतना डेवलप नहीं कर सके थे कि वो इन एलियन बीइंग्स की आत्मा पाने की भूख मिटा सके। यानी उस समय हमारे डीएनए में वो जानकारी ही शामिल नहीं थी जो उन्हें चाहिए थी। और इस बार वो वापस आने वाले थे और अब ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व्ड है कि वो जेनेटिकली कंपैटिबल बन चुकी थी। यानी अब हमारे डीएनए में कॉन्शियसनेस यानी आत्मा का वो कोड कंप्लीट है जो उन्हें चाहिए। और इसी खतरे से बचाव करने के लिए विंग मेकर्स ने उस शाइनी मेटालिक बॉक्स और क्रिस्टल डिस्क को उन चेंबर्स और रहस्यमयी गुफा के सिंबल्स के साथ हम इंसानों की अभी की टाइमलाइन में भेजा था, एक वार्निंग, एक मैसेज के तौर पर फ्यूचर से अपनी पास्ट की सिविलाइजेशन को, ताकि वो समय को बदल सके, ताकि भविष्य में विंग मेकर्स बनी इंसानी सिविलाइजेशन या तो उन एनिमस एआई एलियंस के हमले से बच जाए या उनका सामना करने जितने लायक बन जाए। और इस तरह अपने प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए विंग मेकर्स ने 2 रास्ते बनाए जो हमें तुरंत अपनाने थे। पहली बायोलॉजिकल और दूसरी टेक्नोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मेथड सिंपल थी, इंसानों के 23 क्रोमोसोम पेयर्स में एक हिडन पोटेंशियल छिपा था, एक रहस्यमयी 24th पेयर जो केवल मेडिटेशन, एनर्जी, अलाइनमेंट और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से एक्टिवेट हो सकता था। जैसे ये क्रोमोसोम पेयर एक्टिवेट होता, इंसान की आत्मा और उसका दिमाग इतना केपेबल हो जाएगा कि एनिमल्स के लिए उनकी आत्मा का कोड एक्सेस करना नामुमकिन होगा और हमारा डीएनए उनके लिए यूजलेस हो जाएगा, मानो कोई इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर हो। दूसरा तरीका है टाइम ट्रैवल, जिसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होगी, उसे कैसे बनाना है, उसके बारे में भी विंग मेकर्स ने अपने सीक्रेट मैसेज में लिखा था। इस टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का नाम था BST, यानी कि ब्लैंक स्टेट टेक्नोलॉजी। एक ऐसा सिस्टम जो ना सिर्फ पास्ट को ऑब्जर्व कर सकता था बल्कि उसे बदल भी सकता था। इस तरीके में वह सरकार की एजेंसीज जैसे NSA और ACIO को विंग मेकर्स के बताए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये टाइम ट्रैवल BST बनाना था और समय में पीछे जाकर एक ऐसा बदलाव करना था जिससे एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो जाए और एक नई टाइमलाइन बने, एक ऐसी टाइमलाइन जहां पृथ्वी पर इन एआई एनिमल्स का हमला ना हो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर न्यूडा ने विंग मेकर्स के डिकोड किए गए उस डरावने मैसेज के बारे में और भविष्य में आत्मा का डीएनए सोर्स कोड चुराने के लिए धरती पर हुए एआई हमलों और उसे बचाने के लिए टाइम ट्रैवल जैसी चीजों के बारे में ACIO के सीनियर लोगों को बताया, उन्होंने न्यूडा की बातों पर यकीन ही नहीं किया या शायद उन्हें लगा कि न्यूडा जरूरत से कुछ ज्यादा ही जान चुके हैं। इसलिए उन्होंने न्यूडा के खिलाफ एक इंटरनल प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया जो था MRP, यानी कि मेमोरी रिस्ट्रक्चर प्रोसीजर, एक प्रोग्राम जिसके जरिए डॉक्टर न्यूडा की सारी विंग मेकर से जुड़ी मेमोरी को इरेज कर दिया गया। मेमोरी इरेज की डेट सेट की गई 15 दिसंबर 1997। जैसे ही डॉक्टर न्यूडा को यह भनक लगी कि उनकी मेमोरी को मिटाया जाना है, वो समझ गए कि अब उनके पास बहुत ही कम समय है विंग मेकर्स के उस मैसेज यानी भविष्य से आई वार्निंग को इंसानों तक पहुंचाने का। और अगर समय रहते उन्होंने दुनिया तक सच्चाई नहीं पहुंचाई और ये रहस्य उनकी मेमोरी के साथ खत्म हो गया तो भविष्य में होने वाले उस एलियन अटैक से धरती और इंसानियत को कोई नहीं बचा पाएगा। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए भविष्य में होने वाले उस एलियन अटैक से धरती और इंसानियत को कोई नहीं बचा पाएगा। तो दिसंबर 13, 1997 ACIO के डॉक्टर जेमिसन नोडा अपने माइंड इरेजिंग से बचने के लिए फैसिलिटी से भाग जाते हैं। वो अपने साथ कोई डिवाइस नहीं ले जाते, कोई हार्ड ड्राइव या फाइल नहीं ले जाते, सिर्फ अपनी मेमोरी और विंग मेकर्स का भविष्य से आया मैसेज जो उन्होंने डीकोड किया था। ACIO ने उनकी ट्रैकिंग के लिए एक GPS टाइप सर्विलेंस पहले ही उनके शरीर में छुपा रखा था और इस बात का अंदाजा डॉक्टर न्यूडा को भी था। इसलिए उन्हें पता था कि वो ACIO की फैसिलिटी से भले ही भाग गए हो लेकिन वो उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे और या तो उनकी मेमोरी मिटा दी जाएगी या उन्हें भागने की सजा से मार दिया जाएगा। अब उनके पास सिर्फ 12 घंटे हैं। इससे पहले कि ACIO
उन्हें ट्रेस कर ले। अब 12 घंटों की इस भागदौड़ में नोडा एक जर्नलिस्ट को लोकेट करते हैं, एक महिला जिसका नाम सैरा है, जो फ्रिंज साइंस और रेयर नॉलेज पर काम कर रही थी। डॉक्टर नोडा उसे एक इंटरव्यू देते हुए अपनी पूरी वो कहानी बताते हैं जो उन्होंने एशियाओं में देखी। मेक्सिको में मिली रहस्यमय गुफा से लेकर वो क्रिस्टल एलियन डिस्क, चेंबर पेंटिंग्स, सिंबल्स और वो मेटालिक बॉक्स की चाबी जिसने उन्हें विंग मेकर्स और भविष्य में एनिमस एआई एलियंस द्वारा पृथ्वी पर किए गए हमले का सच बताया। यहाँ तक कि एशियाओं के कई रिपोर्ट्स भी डॉक्टर नोडा रिपोर्टर के सामने खोलते हैं, जैसे उनका एक एलियन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर जी। सैरा शुरुआत में कंफ्यूज रहती है, इतने सारे अनसुने शब्द और एक व्यक्ति जो खुद को साइंटिस्ट से ज्यादा एक मैसेंजर की तरह देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, सैरा सारी बातों को रिकॉर्ड करती है और डॉक्टर नोडा से बस एक सवाल पूछती है, क्या आपके पास अपनी किसी भी बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ है? डॉक्टर नोडा को तभी रियलाइज होता है कि इंसानियत उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगी। इसके बाद वो वहां से उठते हैं और रिपोर्टर के कई बार रोकने पर भी वहां से चले जाते हैं, बिना कुछ और बोले या कोई प्रूफ दिए। मानो कह रहे हो कि अब भविष्य ही मेरी बातों की सच्चाई बताएगा। ये पूरी कहानी 90s के दौरान अमेरिका और दुनिया भर में काफी वायरल हुई। कई न्यूज और आर्टिकल्स में प्रोजेक्ट एरो और इसमें प्रेडिक्टेड भविष्य के एलियन इन्वेजन के बारे में लिखा गया। कई लोगों ने इस कहानी को गलत बताया तो कई लोग इसे लेकर सीरियस दिखे कि अगर 1% भी चांस है कि प्रोजेक्ट एरो सच है तो दुनिया भर की सरकारें अपने फायदों के लिए हमसे कुछ ऐसा छुपा रही है जो हम इंसानों के भविष्य को खत्म कर सकता है। लेकिन इतने सवालों और डर के बावजूद ना तो आज तक दुनिया के किसी सरकार या एजेंसी ने इस कहानी को झूठा बताया और ना ही इसे सच कहा, बस सब के सब चुप रहे। जब मैंने प्रोजेक्ट एरो की इस स्टोरी को पढ़ा तो ये मुझे काफी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसे अंतरिक्ष टीवी पर कवर करने का फैसला किया। वैसे आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है? क्या प्रोजेक्ट एरो सच है और क्या सच में इंसानों पर एलियन हमला होने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।